नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवेंद्र सर जीएस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी एंड पीजीटी तथा बीपीएससी टीजीटी पीजीटी एवं मिडिल क्लास में पूछे जाने वाले भूगोल के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह प्रैक्टिस सेट 3 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको। सूची 1 में कह रहा है कि भारतीय जनजातियां और दूसरे में राज्य दिया हो, यानी कि किस भारतीय जनजाति का किस राज्य से संबंध है। तो जो ये बैगा जनजाति है, बैगा जनजाति का जो संबंध है वो है आपका मध्य प्रदेश से। किससे है? मध्य प्रदेश से। दूसरा कह रहा है भूटिया, भूटिया का संबंध है आपका उत्तराखंड से, यानी कि सी। करबी, करबी का संबंध है आपका असम से, यानी कि ए। और रंगपा, रंगपा का संबंध है आपका सिक्किम से, यानी कि बैगा हो जाएगा मध्य प्रदेश, भूटिया हो जाएगा उत्तराखंड, करबी हो जाएगा असम और रंगपा हो जाएगा सिक्किम। ये था, ये भारतीय जनजातियां हैं और इनका किस राज्य से संबंध है, इसको हमने भारतीय जनजातियों से क्या कर दिया, मैच करा दिया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। परमाणु शक्ति संयंत्र स्थित नहीं है, इन सभी जगहों में से कौन सा एक ऐसा जगह है जहाँ पे परमाणु शक्ति संयंत्र स्थित नहीं है? कलपक्कम में है, काकरापार में है, रावत भाटा में है, ओबारा में कोई भी परमाणु शक्ति संयंत्र नहीं है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अल्फा अल्फा है, तो अल्फा अल्फा क्या है? तो अल्फा अल्फा एक प्रकार की क्या है? घास है, या क्या है? एक प्रकार की घास। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। संघन चंडका वन कहाँ पर स्थित है? तो संघन चंडका वन जो है आपको ओडिशा में देखने को मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? ओडिशा में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नाथुला दर्रा अवस्थित है कहाँ पर? तो नाथुला दर्रा आपको देखने को मिलेगा सिक्किम में। कहाँ पे है ये? सिक्किम में है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन से दो पर्वत लगभग समानांतर हैं? यानी कि एक दो पर्वत जो है ये एक दूसरे के क्या है? समानांतर है, पैरेलल है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विंध्याचल और सतपुड़ा, ये दोनों पर्वत क्या है? एक दूसरे के पैरेलल हैं, जो मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम जो है चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। कहाँ पे होता है? चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से। कहाँ पर? कैलाश मानसरोवर के पास एक चेमयुंगडुंग ग्लेशियर है, जहाँ से मानसरोवर झील के पास चेमयुंगडुंग ग्लेशियर है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सालतोरो कांगरी, कामेट, कंचनजंगा, तो नंदा देवी। तो अगर देखिए केटू गाडविन आस्टीन नहीं दिया हुआ है तो कंचनजंगा सिक्किम वाली जो है ये भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे कोर मुख्य रूप से किससे निर्मित होती है? तो पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे कोर जो है वो मुख्य रूप से लोहा से, किससे निर्मित होती है? लोहा से निर्मित होती है। सियाल, सीमा, नीफे आपने सुना होगा, निकिल और फेरस लास्ट वाला जो लेयर है। चलिए क्रस्ट मेंटल कोर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। विश्व राजनैतिक और भौगोलिक सीमाओं व भूकंपी गतिविधि के आधार पर कितने फ्लिन इंगडल क्षेत्रों में विभाजित है? तो विश्व राजनैतिक और भौगोलिक सीमाओं व भूकंपी गतिविधि के आधार पर जो है फ्लिन इंगडल जो है लगभग आपका 754 क्षेत्रों में विभाजित है। कितने क्षेत्रों में विभाजित है? 754 क्षेत्रों में विभाजित है। ये अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तेलंगाना करता है, उत्तर प्रदेश करता है, बिहार नहीं करता है, आंध्र प्रदेश करता है। आप देखेंगे कि सबसे छत्तीसगढ़ के सबसे निचले वाले पार्ट में बॉर्डर शेयर करता है ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र से, लेकिन बिहार से बॉर्डर शेयर नहीं करता है, झारखंड से बॉर्डर शेयर करता है। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। वकिंघम नहर का मुख्य कार्य क्या है? तो वकिंघम नहर का जो मुख्य कार्य है वो है नौका गमन, यानी कि नाव वगैरह इसमें चलाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा लौह अयस्क वाला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा लौह उत्पादक वाला जो राज्य क्षेत्र है वो है आपका सुपीरियर झील प्रदेश। कौन सा है? सुपीरियर झील प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। डेट्रॉयट किसके लिए प्रसिद्ध है?
तो आपका ये जो डेट्रॉयट है वो स्वचालित वाहन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? स्वचालित वाहन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनन नगर का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से कौन सा एक जगह है जहाँ पे माइनिंग नहीं होती है और बाकी के 3 जगहों पे माइनिंग होती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तेहरान। तेहरान में जो है वो खनन नगर नहीं है, बाकी सभी के सभी क्या है? खनन नगर हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। संसाधन विकास के नियंत्रण अथवा निदेशन को क्या कहा जाता है? तो संसाधन विकास के नियंत्रण अथवा निदेशन को हम संसाधन प्रबंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? संसाधन प्रबंधन। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको। सूची 1 में संसाधन के प्रकार दिए हुए हैं और सूची 2 में उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, उदाहरण दिया हुआ है। तो नवीकरण वाला किसका एग्जाम्पल है? तो नवीकरण इसमें से हो जाएगा रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हो जाएगा इसमें से मिट्टी हो जाएगा। अनवीकरण इसमें से हो जाएगा आपका थोरियम, एक बार जलाने के बाद नष्ट हो जाएगा। पुनर्चक्रीय इसमें आपका हो जाएगा जल, क्योंकि जल को हम एक बार डैम बना के वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जल विद्युत परियोजना हम लगाते हैं, और दूसरा उससे हम सिंचाई भी करते हैं। तीसरा एकल आपका हो जाएगा, एक ही बचा है क्रायोलाइट। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इंग्लैंड में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इंग्लैंड में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग जो है अर्नाल्ड टायनबी ने किया था। किसने किया था? अर्नाल्ड टायनबी ने। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। व्यावसायिक श्रमिक किस कॉलर के रंग से पहचाने जाते हैं? तो व्यावसायिक श्रमिक जो होते हैं वो सफ़ेद कॉलर के रंग से पहचाने जाते हैं। किससे? सफ़ेद कॉलर के रंग से। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन जायद की फसल है? रबी, खरीफ और जायद 3 तरह की फसलें होती हैं, तो इसमें से जायद वाली फसल कौन है? तो देखिए, चावल क्या है? आपका खरीफ है। जूट क्या है? खरीफ है। मक्का क्या है? खरीफ है। लेकिन सब्जियां क्या है? ये जायद की फसलें हैं, रबी भी नहीं है, ये जायद की फसल है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। शिक्षण कार्य किसमें आता है? तो शिक्षण कार्य क्या है? तो शिक्षण कार्य आपका तृतीयक सेक्टर का, यानी कि सर्विस सेक्टर का। इसमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं, कोई भी आपको वस्तु नहीं दिया जाता है, इस यानी कि ये तृतीयक क्षेत्र का है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी पाई जाती है क्योंकि? क्या रीजन है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी पाई जाती है? तो क्योंकि ग्रामीण बेरोजगारी और रोजगार क्या है? अनियत है। ग्रामीण बेरोजगारी और रोजगार अनियत है, इस वजह से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नांकित में से कौन सा नगर जापान का पिट्सबर्ग कहलाता है? तो जापान का पिट्सबर्ग कहलाने वाला इसमें से कौन सा नगर है? तो युवाटा जो है वो जापान का पिट्सबर्ग कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। लदांग चलवासी कृषि संबंधित है इंडोनेशिया से, मलेशिया से, ब्राज़ील से या श्रीलंका से? तो लदांग चलवासी कृषि जो है वो आपका संबंध है मलेशिया से। कहाँ से? मलेशिया से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आर्थिक भूगोल की उपयुक्त परिभाषा में क्या समाहित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्थिक भूगोल की उपयुक्त परिभाषा में विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं समाहित हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसी प्रदेश की कृषि दक्षता मापन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसी प्रदेश की कृषि दक्षता मापन के लिए हम फसलों की उपज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग किया जाता है? फसलों की उपज का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जेरूसलम शहर का विकास हुआ है वाणिज्यिक शहर के रूप में, सांस्कृतिक शहर के रूप में, औद्योगिक शहर के रूप में या सैनिक शहर के रूप में? तो ये जेरूसलम वही वाला है जो फिलिस्तीन और इजराइल वाली जो वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, वही वाला ये शहर है। तो ये सांस्कृतिक शहर है। ये कौन सा शहर है? सांस्कृतिक शहर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पेरिस जो है वो किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो पेरिस आपका जो है वो सीन नदी के किनारे अवस्थित है। कहाँ पे? वो सीन नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? आरी में आएगा, निहारिकी में आएगा, नाविकी में आएगा या तारा में आएगा? तो किसी झील के चारों ओर बसा गांव जो है वो आपका निहारिकी प्रतिरूप में आएगा। किस में आएगा? निहारिकी प्रतिरूप में आएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सबसे पहले कौन सी प्रजाति उत्पन्न हुई थी? ऑस्ट्रेलॉयड, मंगोलॉयड या निग्रो या निग्रिटो? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी,
यानी कि सबसे पहले जो है निग्रिटो वाली प्रजाति उत्पन्न हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सीपी ब्लेकर ने जननांकिकी संक्रमण की कितनी अवस्थाएं सुझाई हैं? तो 3, 4, 5 या 6। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीपी ब्लेकर ने जननांगी संक्रमण की 3 अवस्थाएं सुझाई, 5 अवस्थाएं सुझाई हैं, सॉरी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कुल जनसंख्या एवं कृषि क्षेत्र का अनुपात प्रदर्शित करता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कायिक घनत्व जो है वो कुल जनसंख्या एवं कृषि क्षेत्र का अनुपात प्रदर्शित करता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मानव भूगोल के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? ईसी सैमुअल, फ्रेडरिक रेडजल, ग्रिफिथ टेलर, एल्बर्ट हंटिंगटन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एल्सवर्थ हंटिंगटन जो है वो क्या है? मानव भूगोल के सिद्धांत के लेखक हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पठारों में व्यक्तियों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? तो पठारों वाले व्यक्तियों का जो प्रमुख व्यवसाय होता है वो होता है आपका पशुपालन, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश तो होती नहीं है, खेती उतना ज़्यादा हो नहीं पाता है, वहाँ की ज़मीनें जो है बहुत ज़्यादा कठोर हैं, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं? पशुपालन करते हैं। वहाँ पे जो मतलब जो पेड़ पौधे जो उगते हैं, जो प्लांट्स उगते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और उनको उतना रेनफॉल, उतना वर्षा का पानी नहीं मिल पाता है, या फिर इरिगेशन का फैसिलिटी वहाँ पे इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है कि वो लोग अच्छे से कृषि कर पाएँ, इसीलिए वहाँ के लोग क्या करते हैं? पशुपालन करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मानव प्रदेशों की संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था? तो मानव प्रदेशों की संकल्पना को प्रतिपादित करने का जो श्रेय है वो पीएम रॉक्सबी को जाता है। किसको जाता है? पीएम रॉक्सबी को। किसकी संकल्पना को प्रतिपादित किया था इन्होंने? तो मानव प्रदेशों की संकल्पना को प्रतिपादित। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। लेवेंस्ट्राम की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? बिडाल डी ला ब्लास के द्वारा, स्ट्रैबो के द्वारा, रेडजेल के द्वारा या फिर रिटर के द्वारा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेवेंस्ट्राम का जो संकल्पना है वो रेडजेल के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जिस यूनानी विद्वान का विचार था कि सारे इतिहास को भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में तथा सारे भूगोल को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में परखना चाहिए, वह कौन सा विद्वान है? तो उस विद्वान का नाम है हेरोडोटस। क्या नाम है उस विद्वान का? हेरोडोटस। यह एक यूनानी विद्वान थे जिनका विचार था कि सारे इतिहास को भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में तथा सारे भूगोल को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में परखना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भूगोल की क्षेत्र वर्णनी विज्ञान किसने कहा है? यानी कि भूगोल को क्षेत्र वर्णनी विज्ञान किसने कहा है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए हेटनर ने भूगोल को क्षेत्र वर्णनी विज्ञान कहा है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही कूट को, मतलब यहाँ पे कूट दिया हुआ है, सही कूट को आपको पहचानना है। तो पंचमढ़ी, एक देखिए जैव अभ्यारण्य दिया हुआ है और एक दिया हुआ है राज्य। तो पंचमढ़ी कहाँ पे है? तो पंचमढ़ी आपको जो मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा? शिमलीपाल कहाँ पे मिलेगा? अगस्त्यमलाई कहाँ पे मिलेगा? और मानस कहाँ पे मिलेगा? तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ रहा है कि मानस जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो पहले से आसाम से संबंधित है। तो यहाँ पे डी में पहला कितने में है? 2 में है, बाकी 2 यहाँ पे क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। अब देखेंगे कि शिमलीपाल कहाँ पे है, पंचमढ़ी कहाँ पे, अगस्त्यमलाई कहाँ पे है। तो अगस्त्यमलाई का शायद आपको आइडिया आ रहा होगा, केरल में है। तो यहाँ पे केरल 2 में दिया हुआ है, ठीक है। 2 और 4 का डिफरेंस है, ठीक है। यानी कि दूसरा शिमलीपाल कहाँ पे है? तो शिमलीपाल आपको देखने को मिलेगा, आपको शिमलीपाल आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने, सॉरी, शिमलीपाल आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? उड़ीसा में देखने को मिलेगा। यानी कि अगर हम पहले मानस को असम से मिला देते हैं और अगस्त्यमलाई को हम केरल से मिला देते हैं तो शिमलीपाल हमारा उड़ीसा हो जाएगा और पंचमढ़ी हमारा क्या हो जाएगा? पंचमढ़ी हमारा मध्य प्रदेश हो जाएगा। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पारिस्थितिकी अनुक्रमण सामान्यता जन्म देता है, किसको जन्म देता है? तो पारिस्थितिकी अनुक्रमण सामान्यता जो है वो क्लाइमेक्स को जन्म देता है। किसको जन्म देता है? क्लाइमेक्स को। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से हरित गृह गैसों को कम करने का प्रथम सम्मेलन कौन सा है? तो इसमें से हरित गृह गैसों को
कम करने का जो प्रथम सम्मेलन है उसको हम कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। एजेंडा 21 को निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में अंगीकार किया गया था? तो एजेंडा 21 को हमने रियो भू शिखर वार्ता सम्मेलन में स्वीकार किया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मृत और सड़नशील कार्बनिक पदार्थ का अकार्बनिक मृदा पुष्टिकारक में परिवर्तन होना किनके द्वारा होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो डीकम्पोजर्स होते हैं, जो अपघटक होते हैं, वो मृत और सड़नशील कार्बनिक पदार्थों का अकार्बनिक मृदा पुष्टिकारक में परिवर्तित करते हैं। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रवाल भित्तियाँ किसकी बनी होती हैं? तो प्रवाल भित्तियाँ जो हैं वो आपकी कोरल पॉलिप्स की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं? कोरल पॉलिप्स की बनी होती हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सेंट पॉल कटक कहाँ पर स्थित है? तो सेंट पॉल कटक जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ पे? इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मानसून क्या है? तो मानसून जो है आपका मौसमी हवाओं को हम क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं। मानसून हम किसको कहते हैं? मौसमी हवाओं को। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा किन कारणों से होती है? तो उत्तरी भारत में जो शीतकालीन वर्षा होती है वो पश्चिम से आने वाले चक्रवात की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? पश्चिम से आने वाले चक्रवात की तरफ से होती है, यानी कि भूमध्य सागर से आने वाली, यानी फिर पंजाब के साइड से आने वाली, यानी कि अफगानिस्तान ईरान की साइड से आने वाली चक्रवातों से होती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जलवायु परिवर्तन के निम्न सिद्धांतों में से कौन सा एक सूर्य के क्रोड के फैलाव एवं संकुचन से संबंधित है? तो सूर्य के क्रोड के फैलाव एवं संकुचन से जो संबंधित है वो है आपका सौर कलंक सिद्धांत। कौन संबंधित है? सौर कलंक सिद्धांत। किससे संबंधित है? सूर्य के क्रोड के फैलाव एवं संकुचन से। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन वर्ष का सबसे ज़्यादा सूर्यताप मार्च 21 एवं सितंबर 23 को प्राप्त करता है? तो वर्ष का सबसे ज़्यादा सूर्यताप मार्च 21 एवं 23 सितंबर को जो प्राप्त करता है वो ना ही कर्क रेखा है, ना ही मकर रेखा है और ना ही सभी है। वो कौन सा है? वो है भूमध्य रेखा। यानी कि इक्वेटर पे जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या है? दो बार मतलब डायरेक्ट दो बार सूर्य की किरणें डायरेक्ट जो है चमकती हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से वनस्पति द्वारा वातावरण में नमी मिलाई जाती है उसको किस रूप में जानते हैं हम? तो वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से वनस्पति द्वारा वातावरण में नमी मिलाई जाती है उस रूप को हम कहते हैं वाष्पन उत्सर्जन। क्या कहते हैं उसको हम? वाष्पन उत्सर्जन। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ग्लोब का संप्रति औसत तापमान कितना होता है? तो ग्लोब का संप्रति औसत तापमान लगभग आपका 15 डिग्री सेल्सियस होता है। कितने होता है? 15 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। शीत वाताग्र द्वारा उष्ण वाताग्र के अभिलंघन करने तथा धरातली सतह से गर्म वायु के पूर्ण विलोपन के कारण उत्पन्न वाताग्र को क्या कहते हैं? तो शीत वाताग्र द्वारा उष्ण वाताग्र के अभिलंघन करने तथा धरातली सतह से गर्म वायु के पूर्ण विलोपन के कारण उत्पन्न वाताग्र को हम अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ऑरोरा बोरेलिस क्या होता है? तो ऑरोरा बोरेलिस जो है वो आयन मंडल में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आयन मंडल में पाया जाता है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी भाग पर औसत सौर ऊर्जा की प्राप्ति की मात्रा कैलोरीज प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी भाग पर औसत सौर ऊर्जा की प्राप्ति की मात्रा कितना है? तो आपका हो जाएगा ये 1.94 कैलोरीज प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। कितना हो जाएगा? 1.94 कैलोरीज प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सुदूर संवेदन में प्रयुक्त निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय तरंगों ईएमआर में से किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम है? तो सुदूर संवेदन में प्रयुक्त निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय तरंगों में से जो है सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो है वो किस कलर का है? नीले का है। किसका है? नीले का है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। विभ्रंश घाटी में होकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो विभ्रंश घाटी में होकर प्रवाहित होने वाली नदी इनमें से जो है ना ही मिसिसिपी है, ना ही ब्रह्मपुत्रा है, ना ही यांग टीसी क्यांग है, वो है जॉर्डन रिवर। कौन सा है? जॉर्डन नदी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। छत्रक शिला अपर्दन के किस कारक का प्रतिफल होता है?
तो छत्रक शिला जो होता है वो अपर्दन के, छत्रक शिला वाला अपर्दन जिस कारण से होता है वो है पवन। किसके कारण से होता है? पवन की वजह से होता है, हवा की वजह से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भूदृश्य संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का परिणाम है, यह किसका कथन है? यानी कि एक कथन है भूदृश्य संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का परिणाम है, तो यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है वो है डेविस का। किसका है? डेविस का, यानी कि डेविस ने ये कथन कहा था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। समुद्र तल प्रसार की धारणा निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? तो समुद्र तल प्रसार की धारणा जो है वो हैस ने प्रस्तावित किया था। किसने प्रस्तावित किया था? हैस ने प्रस्तावित किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मैग्मा जो पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है और फिर ठोस हो जाती है, वह क्या कहलाती है? तो मैग्मा जो पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है और फिर ठोस हो जाती है, उसको हम कहते हैं लावा। क्या कहते हैं? लावा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बेसाल्ट सागर परपटी का औसत घनत्व कितना है? तो बेसाल्ट सागर परपटी का जो औसत घनत्व है वो है 3.0 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी निम्नांकित में से किसके मध्य पाया जाता है? तो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जो है वो आपका देखने को मिलेगा मेंटल तथा क्रोड के बीच में। कहाँ पे देखने को मिलेगा? मेंटल तथा क्रोड के बीच में। क्या देखने को मिलेगा? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और आज की अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त हो जाएगा। तो कह रहा है कि पृथ्वी का औसत घनत्व निम्नलिखित में से कितना है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व जो है वो 5.5 है। कितना है? 5.5 है। किसका घनत्व? पृथ्वी का औसत घनत्व।